में ना टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है। एक तो सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स रिलेटेड बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। हम सबको पता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स करते थे ताकि हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती थी, यानी हमारे हाथ में और पैसा बचता था। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत सारे चेंजेस आए जिससे काफ़ी लोगों को ये लगता है कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स तो अब आउट ऑफ द विंडो चले गए हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि न्यू रिजीम के अंदर कैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, और मैं साथ में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी चूज़ कर रहे हो, जो काफ़ी लोग चूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, तो फिर कौन कौन से टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। Welcome back to पैसा सीखो। My name is Kajoli and let's start the video. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को समझने से पहले एक बार जल्दी से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के डिफरेंसेस समझ लेते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली वो आइडिया हो जाए कि आप पैसे कैसे बचा सकते हो, क्योंकि दोनों में कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि न्यू टैक्स रिजीम अब से डिफ़ॉल्ट रिजीम है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप अपने एचआर को अलग से जाके नहीं बताओगे कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपना टैक्स कैलकुलेट करवाना है, तो वो न्यू टैक्स रिजीम एज अ डिफ़ॉल्ट चूज़ करेंगे। अब इस रिजीम में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो है कि हमारे टैक्स स्लैब्स बदल गए और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी हमारे नए वाले टैक्स स्लैब्स क्या हैं। सेकेंड चीज़ जो सरकार ने करी है, जो काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, वो है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का हो गया है। पुराने रिजीम में ये 50,000 का होता था। और साथ में सेक्शन 87A रीबेट भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसके अंदर आपको 60,000 का टैक्स ब्रेक मिलता है। अब ये चीज़ें सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर आपकी इनकम 12,75,000 तक की है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है। तो ये एक बार ना ये मैथ समझ लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ओके, मान लो आपकी सैलरी है 12,75,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन का तो 75,000 आपने माइनस कर दिया, तो बचे 12 लाख। अब टैक्स स्लैब्स के हिसाब से जो आपका पहले 4 लाख है इनकम के, वो हो गए कम्प्लीटली टैक्स फ्री। जो सेकंड 4 लाख है, मतलब 4 लाख से लेके 8 लाख, उसका टैक्स स्लैब होगा 5%। तो इसका ये मतलब है कि इन पैसों पे आपका 20,000 का टैक्स लगेगा। जो नेक्स्ट स्लैब है, जो बचे हुए पैसे हैं आपके 8 लाख से लेके 12 लाख, उस पे टैक्स 10% पे कैलकुलेट होगी, तो उसका मतलब है 40,000 रुपीज़। अब 40,000 रुपीज़ प्लस 20,000 रुपीज़ इक्वल्स टू 60,000 रुपीज़, और सेक्शन 87A का यही रीबेट है 60,000 रुपीज़ का। तो इसका ये मतलब है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम्प्लीटली ज़ीरो है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मुझे मेरे बॉस ने बोनस दे दिया और मेरी इनकम 12,75,000 से 12,80,000 पे आ गई, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे बहुत ही हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि सरकार ने एक मार्जिनल रिलीफ नाम की चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है जो आप ही के फेवर में है। अब मानो कुछ लोगों को ऐसे बोनसेस मिल जाते हैं, सरकार का ये मानना है कि इतने छोटे बोनस के लिए इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अब आपको भारी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अभी एग्जांपल में हम 5,000 का बोनस लेके चल रहे थे, तो आपका जो टैक्सेबल लायबिलिटी होएगा, यानी आपको जितनी टैक्स पे करनी है वो 5,000 ही होएगी, वो अलग से 60,000 रुपीज़ नहीं होगी। अब नए टैक्स रिजीम का मतलब ये नहीं है कि ओल्ड टैक्स रिजीम ख़त्म हो गया है। अभी आपको स्क्रीन पे ओल्ड टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब्स दिख रहे होंगे। ये आप जैसा कि देख रहे हो न्यू टैक्स रिजीम से काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम के जो बेनिफिट्स है वो है सेक्शन 80C और 80D से रिलेटेड, और साथ में हाउस रेंट अलाउंस, और जो आपका अगर आपने लोन लिया है घर बनाने का, वो सारे अलाउंसेस, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब सेक्शन 80C के अंदर आपको 1,50,000 का टैक्स डिडक्शन मिलता है, और बेसिकली ना लोग ये वाला डिडक्शन लेने के लिए लाइफ इंश्योरेंस या किसी इन्वेस्टमेंट्स में, PPF में, चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, ये सब अपने HR को दिखाते थे, इसमें इन्वेस्ट हमने किया हुआ है, और फिर उनको ये डिडक्शन मिल जाता था।
साथ में सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे भी डिडक्शन मिलता था, आपको हाउस रेंट अलाउंस पे भी टैक्स डिडक्शन मिलता था, और साथ में अगर आपने एक होम लोन लिया होता था घर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो उस पर भी डिडक्शन मिलता था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक के टैक्स स्लैब्स छोटे हैं लेकिन डिडक्शंस नहीं है, दूसरे के टैक्स स्लैब्स ज़्यादा बड़े हैं लेकिन साथ में डिडक्शंस हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मुश्किल कभी भी आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ओल्ड टैक्स रिजीम का जो पूरा पर्पस था वो इस तरह डिज़ाइन था कि आप अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना लाइफ इंश्योरेंस है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, ना कोई बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो सरकार का ये लॉजिक था कि अगर हम इसको इंसेंटिवाइज कर दें, अगर हम लोगों को बोले कि आप ये इन्वेस्टमेंट्स में अपने पैसे डालो तो हम आपको टैक्स रिबेट देंगे, तो शायद लोग इसमें और करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम का पर्पस है कि आपके हाथ में और पैसा हो, तो डिपेंडिंग ऑन आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है आपको दोनों में से एक रिजीम चूज़ करनी है। अब जैसे मैंने बोला ओल्ड रिजीम में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे जो न्यू रिजीम में लागू नहीं है, लेकिन कुछ टैक्स सेविंग हैक्स अभी भी लागू हैं जो आप न्यू टैक्स रिजीम में आराम से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ना उसी को डिस्कस कर लेते हैं। आप सोच रहे होगे कि 80C तो चले गया, 80D भी चले गया, तो फिर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का पॉइंट ही क्या रह गया। लेकिन एक हैक है जो अभी तक जिंदा है और वो है सेक्शन 80CCD2 जो नेशनल पेंशन स्कीम के साथ रिलेटेड है, यानी कि NPS। अब इसके अंदर क्या होता है कि सरकार कहती है कि जो भी पैसा आपका एम्प्लॉयर NPS में डाल रहा है आपके बिहाफ में, वो आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। अब NPS में पैसा रहता है जब तक आप 60 इयर्स के नहीं होते, क्योंकि वो आपके रिटायरमेंट के लिए होता है। तो सरकार कहती है कि ये तो अभी आपके इनकम का पार्ट है ही नहीं, तो इसीलिए जो पैसे वो डाल रहे होते हैं वो टैक्स फ्री हो जाते हैं। बजट 2025 से पहले जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे वो सिर्फ अपना 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस क्लेम कर सकते थे, और जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे वो 14% कर सकते थे। लेकिन बजट 2025 के बाद दोनों का नंबर 14% पे आ गया है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ वो समझने के लिए ना आपको जल्दी से समझना है कि HR जो है आपकी CTC कैसे स्ट्रक्चर करती है। आपकी जो सैलरी होती है उसमें आपका बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस, HRA, ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और एक कंपोनेंट होता है स्पेशल अलाउंसेस नाम का। अब आपको अपने HR से बात करनी होगी कि ये जो स्पेशल अलाउंसेस हैं इसको फॉर्मली रीनेम किया जाए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS। तो इसका ये मतलब है कि जो भी पैसा पहले स्पेशल अलाउंसेस वाले ब्रैकेट में जा रहा था वो सीधा जाएगा NPS में। अब मान लो आपकी सैलरी है 15 लाख पर एनम, इसमें से जो आपकी बेसिक सैलरी है वो है 8 लाख की, और इसी का जो 14% है वो होगा 1,12,000 रुपीज़। यही पैसे आपका एम्प्लॉयर NPS में डालेगा आपके बिहाफ पे, और ये पूरे साल का उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो अब मान लो आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, 15 लाख की आपकी इनकम है, उसमें से आपने 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा दिया, तो आपके पास बचा 14,25,000। फिर 1,12,000 का आपका NPS का कंट्रीब्यूशन था, वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आपके पास बचे 13,13,000 रुपए। अब जिन लोगों का टैक्स स्लैब 15%, 20% वाले रेंज में है, उनके लिए 1-2 लाख का भी रिडक्शन बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है उनके टोटल टैक्स लायबिलिटी पे। तो इसी तरह जिन लोगों की सैलरी थोड़ी सी हाई है वो लोग इस हैक को यूज़ कर सकते हैं अपने टैक्स पे पैसे बचाने के लिए, और साथ में इन्वेस्टमेंट तो चल ही रही है। लेकिन एक चीज़ है जो ध्यान में रखनी है, वो है 7.5 लाख रुपीज़ का एग्रीगेटर लिमिट। बेसिकली सरकार कहती है कि अगर आपका EPF का कंट्रीब्यूशन और NPS का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख को एक्सीड करता है तो फिर जो एक्सेसिव अमाउंट है उस पे टैक्स लगेगा। अगर इस नंबर से कम है तो फिर ये पूरी चीज़ टैक्स फ्री ही होगी। कुछ और छोटे छोटे तरीके हैं जिसमें आप अपना टैक्सेबल इनकम थोड़ा सा बचा सकते हो। अगर आपने होम लोन लिया है और आप उसी घर में रह रहे हो, यानी वो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप कोई टैक्स नहीं बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने उस घर को रेंट पे दे दिया है
तो जो इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, मतलब कि जो पेंशनर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस पे भी आप 25,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे वो टैक्स सेविंग हैक्स जो न्यू टैक्स रिजीम के लिए लागू हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के जो ओल्ड टैक्स रिजीम में अप्लाइड है। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप अपने HR को बोल सकते हो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अपना टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहते हो, या अपने CA को बोल सकते हो, जिससे भी आप करवाते हो। और ये जो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं आप उसके थ्रू पैसे बचा सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। ये एक्चुअली पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर उनके पास एक गर्ल चाइल्ड है। सबसे पहले जानने की बात है कि ये EEE इन्वेस्टमेंट है, यानी कि एग्जेम्प्ट। जो पैसा आप इसमें डालोगे वो टैक्स फ्री होगा, जो पैसा ये ग्रोथ में अर्न करेगा वो टैक्स फ्री होगा, और जब आप इसको विड्रॉ करोगे तब भी ये टैक्स फ्री होगा। जब आपकी बेटी 10 साल की होगी तब आप ये अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो। अभी सरकार इस पे 8.2% का इंटरेस्ट दे रही है, और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होता है। इसमें आप मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज पर ईयर का डाल सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 पर ईयर का डाल सकते हो, और ये पूरा अमाउंट आप सेक्शन 80C के अंदर आराम से क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये अकाउंट आप खोलते हो तो आपको पैसे सिर्फ पहले 15 साल के लिए देने। आप फिर उसके बाद जब पैसे देना छोड़ देते हो, आपके पैसे फिर भी कंपाउंड करके ग्रो करते रहते हैं। ये अकाउंट मैच्योर होता है अपने ओपनिंग के 21 ईयर्स के बाद, या अगर आपकी बेटी 18 साल की उम्र के बाद शादी कर ले तो फिर ये क्लोज हो जाएगा। ऊपर से जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाएगी या जब अपना 10th का एग्जाम पास करेगी, तो पेरेंट्स को ये अलाउड होता है कि वो 50% ऑफ पैसा बाहर निकाल दे, ताकि बेटी की हायर एजुकेशन या जो भी गोल्स हों उसको आराम से फंड कर पाए। सेकेंड ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है जो EEE है, यानी एग्जेम्प्ट। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, और इसमें क्या होता है, जब आप अपने पैसे डालते हो वो 15 साल के लिए लॉक्ड अप हो जाता है। लेकिन 7वें साल के बाद पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं, तो अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप इसमें से अपने पैसे ज़रूर निकाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको अपने पेरेंट्स के भी एक्सपेंसेस संभालने, मतलब मोस्ट ऑफ अस। इसमें भी 8.2% का इंटरेस्ट रेट है अभी, और इसमें क्या होता है, पैसे 5 साल के लिए लॉक्ड इन होते हैं और आप इस पीरियड को 3 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब एक चीज़ समझ लो, जैसे जब PPF खोलते हो तो उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो अकाउंट में ही जमा होते रहता है, लेकिन SCSS में जो इंटरेस्ट होता है वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हर 3 महीने में आ जाएगा। तो अगर आपको ये चिंता हो रही है कि आपके पेरेंट्स छोटे मोटे घर के खर्चे कैसे हैंडल करेंगे, तो SCSS एक अच्छा ऑप्शन है, और इसमें आपकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 30 लाख। अब SCSS में इन्वेस्ट करने के बाद सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तो आप डिडक्ट कर ही सकते हो, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर इसमें आपका इंटरेस्ट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट TDS डिडक्ट करेगी। इससे भी एक बचने का तरीका होता है, अगर आप प्रूव कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स की टोटल इनकम टैक्स देने के लिए बहुत लो है, तो फिर आप बैंक में जाके फॉर्म 15H को भर सकते हो, और आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि इवन इफ इंटरेस्ट का अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, आपके पेरेंट्स को ये TDS पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, जो आपने नोटिस किया होगा कि आपके ऑफिस से कट ही रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी सैलरी का 12% सीधा EPF में चले जाता है, और एम्प्लॉयर भी अपने एंड से वो 12% का अमाउंट मैच करके EPF में डालते हैं। एक टाइम तक ना EPF पूरी तरह से एग्जेम्प्ट था, लेकिन जो ज़्यादा रईस लोग थे उन्होंने इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया। तो सरकार ने एक नए रूल निकाली है जो आपको जानना चाहिए। बेसिकली अगर आपके एंड से EPF और VPF में टोटल कंट्रीब्यूशन एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो फिर जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उस पे टैक्स कटेगा। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये भी गवर्नमेंट बैक स्कीम है, और इसके फ़ायदे हमने न्यू टैक्स रिजीम के तो डिस्कस कर लिए, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में भी काफ़ी फ़ायदे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख का डिडक्शन आराम से निकाल सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा डिडक्शंस भी हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है। बेसिकली सेक्शन 80CC
NCD-1B के अंदर आप एक एक्स्ट्रा 50,000 का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सिंपली फॉर इन्वेस्टिंग इन NPS। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम यूज़ कर रहे हो और आप NPS में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप टोटल 2 लाख का टैक्स डिडक्शन मांग सकते हो। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है ये न्यू टैक्स रिजीम में लागू नहीं है। हमने गवर्नमेंट बेस्ड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की तो बात कर ली, लेकिन हमने म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं करी है। काफ़ी लोग ELSS म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते हैं अपने टैक्सेस बचाने के लिए और साथ में अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए। तो इसका भी जल्दी से समझ लेते हैं कि क्या फंडा है। ELSS म्यूचुअल फंड्स बेसिकली स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। तो इसका ये मतलब है कि सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से आपको कोई गारंटीड इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि PPF में हम आपको 7.1% इंटरेस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ है कि हिस्टोरिकली ELSS म्यूचुअल फंड्स ने 10 से लेके 14% का रिटर्न दिया है जब लोग इसे 5 से लेके 10 साल तक होल्ड करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म में ही इसका फायदा होता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ेगा जो एक्चुअली 12.5% है। पर इसको हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में क्यों काउंट कर रहे हैं वो जल्दी से समझते हैं। बेसिकली ना इस पे टैक्स काफ़ी कम होता है। सबसे पहले जो आपका पर ईयर 1.25 लाख का प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट उसे टैक्स फ्री छोड़ रही है। फिर उसके ऊपर जो आपके अर्निंग्स होंगे उस पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। तो जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ बढ़ानी है और साथ में थोड़े टैक्सेस भी बचाने, ELSS म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छा ऑप्शन होते हैं उनके लिए। साथ में मार्केट में और भी ऑप्शंस है। FDs काफ़ी सेफ माने जाते हैं, लेकिन उनकी इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली थोड़ी सी लो होती है इन सब चीज़ों से जब आप कंपेयर करो। पर अगर आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें आपको चिंता नहीं चाहिए तो फिर FD एक ठीक ऑप्शन हो सकता है। जनरल सिटीजन्स के लिए इसका इंटरेस्ट रेट 6.4 से लेकर 7.1 के रेंज में हो सकता है, लेकिन ये रेंज थोड़ी सी डिफर कर सकती है। बैंक टू बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, तो वो आपको एक बार अपने एंड पे चेक करना होगा कि आपका बैंक एग्जैक्टली क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है और फिर आप उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेना अगर आपको FD में इन्वेस्ट करना है या नहीं। बिगिनर्स के लिए जिनको ज़्यादा पता नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में लेकिन वो स्टार्ट करना चाहते हैं पैसे जोड़ना, उनके लिए FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ इंडिया में कितने सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आपके लिए डिज़ाइंड है ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो, अपनी वेल्थ ग्रो करो और साथ में टैक्स में भी अपना पैसा बचाओ। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम चूज़ किया तो कोई भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए लागू नहीं है। जैसा हमने डिस्कस किया, NPS के ऑप्शंस अभी भी हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा सकते हो और साथ में अपने टैक्सेस को भी बचा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर अपने क्वेश्चंस पूछ लेना या अपने डाउट्स पूछ लेना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।